हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने यूनिट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ओके, तो ये आज हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा और फिर हमारी यूनिट 2 भी एंड हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट थर्ड, जिसमें कि हम जितने भी हमारे टाइट्रेशन मेथड हैं हम वो स्टडी करेंगे। एनालिटिकल मेथड्स हमने जैसे कि स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मुझे इंट्रोडक्शन में देखा था कि किस तरीके से हमारे अदर कितने टाइप के हमारे एनालिटिकल मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी अपने अननोन सैंपल की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो कि सबसे हमारा इजी वन टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल मतलब कहीं ना कहीं माउथ से रिलेटेड है, ठीक है। रिहाइड्रेशन मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को दोबारा वाटरिंग कर रहे हैं। रिहाइड्रेटिंग, रिहाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना दोबारा। ओके, किस टाइप का हमें रिहाइड्रेशन करना है, सॉल्ट। ऐसा हमें ऐसा वाटर, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें कि सॉल्ट भी हो। ओके, तो मतलब ओरल ओरल कहीं ना कहीं ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हम, जो कि हम ओरली इनटेक कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को रिहाइड्रेट कर सके विद द अलोंग विद द सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट के साथ साथ, ठीक है। तो ORS जो कि हम देखते हैं मार्केट में, बचपन से हम ORS लेते आए हैं, ठीक है। तो क्या पर्पस होता है, किस तरीके से क्यों प्रिपेयर किया जाता है इस तरह का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखिए, ORS इज अ ड्राई मिक्सचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो जो ORS है ये है क्या, एक तरीके का हमारा ड्राई मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जैसे कि हमारे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे जो आयनाइज हो जाए, जिनमें आयंस प्रोड्यूस हो, जब वो वाटर में डिसॉल्व किए जाए तो वो आयंस में ब्रेक हो जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, एंड द सुगर यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, और साथ में हम उसमें क्या यूज करते हैं, शुगर भी ऐड करते हैं फॉर द टेस्ट पर्पस, ताकि हमारे पेशेंट का कंप्लायंस बने रहे हमारे इस तरह के प्रिपरेशन से, ठीक है। यूज टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन कॉज बाय द डायरिया और वॉमिटिंग। तो आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, यूज भी किया होगा। जब भी हमें कोई डायरिया जैसी प्रॉब्लम होती है या फिर वॉमिटिंग हो रही है, तो दोनों ही केस में हमें पता है मैक्सिमम हमारा क्या होता है, बॉडी वाटर क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अब बॉडी में जब वाटर लॉस होगा तो मतलब सारा कुछ डिसबैलेंस होगा। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसी प्रिपरेशन लेनी होती है कि वाटर जो लॉस हुआ है वो भी हम क्या करें, दोबारा गेन कर सके। जितना भी लॉस हुआ है उसे दोबारा हम फिल करेंगे, ठीक है, मतलब हम फुलफिल करेंगे। प्लस उसके साथ साथ उस ORS में हम क्या ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सॉल्ट्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल है हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल बैलेंस के लिए। तो वो सॉल्ट जो हमारा लॉस हो चुका है विद ड्यूरिंग द डायरिया वॉमिटिंग, क्योंकि जब हमारे बॉडी का फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है, ठीक है, वाटर आ रहा है, तो साथ में उसमें हमारे जो सॉल्ट्स होंगे वो भी तो हमारे उसके साथ साथ क्या हो रहेंगे, लॉस हो रहेंगे। तो उस सॉल्ट को भी क्या करना है हमें, वहां पर हम कह सकते हैं मेकअप करना है ना। मेकअप करना मतलब जो चीजें लॉस हो गई है दोबारा हमारी बॉडी में वो चीज चाहिए। ओके, वरना डिसबैलेंस हो जाएगा सारा का सारा। तो इस वजह से हम ORS जैसे प्रिपरेशन क्या करते हैं, मार्केट में लेके आए। ओके, WHO स्टैंडर्ड फॉर्मूला लो ऑस्मोलैरिटी, यानी कि यहाँ पर एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है कि ORS को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये WHO ने दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इतने अमाउंट में हमारा सॉल्ट क्या होना चाहिए, वापस बॉडी में जाना चाहिए। Okay, the World Health Organization recommends a specific reduced osmolarity formula to improve the absorption and reduce the side effect, ताकि हमारे जो भी absorption की needs हैं, जितने भी हमारे nutrient loss हुए हैं, electrolyte loss हुए हैं, उसे क्या करना है, उसके absorption को improve करना है और साथ में उसके side effect भी नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये preparation क्या करने हैं, बनाने होते हैं, prepare करने होते हैं कि हमारा कोई साइड इफेक्ट भी ना आए, प्लस हमें जो हम जिस पर्पज से ORS को यूज कर रहे हैं वो भी हम पर्पज को फुलफिल कर पाए, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ORS के, पहले तो हम ये देख लेते हैं, है ना। हमारे ORS में होता क्या क्या है, पहला तो हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जो कि हमारे बॉडी का मेन कंपोनेंट है। ओके, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर देखें तो 2.6 ग्राम। उसमें क्या होता है हमारे ORS में, आप कभी देखना मेंशन होगा, ठीक है, उसमें भी मेंशन होती है ये क्वांटिटी क्लियरली। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड है ये 2.6 ग्राम होता है टू रिप्लेस सोडियम एंड क्लोराइड लॉस। जो भी क्लोराइड या फिर सोडियम जैसे हमारे आयंस लॉस हुए हैं ड्यूरिंग द वॉमिटिंग, डायरिया, तो उस चीज
इसको रिकवर करने के लिए हम इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओआरएस में। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये 1.5 ग्राम, जो कि एज कम्पेयर टू सोडियम हमारे पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियलिटी होती है, वो थोड़ी सी कम होती है। दैट्स वाई यहाँ पर आप देखो अमाउंट भी कम है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखा था, हमारे मेजर हमारे जो इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारी चीजें हमने देख ली है। ओके, ये क्या करते हैं, रिड्यूस द पोटेशियम लॉस्ट। अब जो पोटेशियम लॉस हुआ है उसे रिकवर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड किया। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वन है हमारा ट्राई सोडियम सिट्रेट। ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम। ओके, ये क्या करता है, करेक्ट द एसिडोसिस सिट्रेट कन्वर्ट्स टू बाइकार्बोनेट। अगर एसिडोसिस वाली कंडीशन हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं उसमें एसिड अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा बाइकार्बोनेट में। ठीक है, क्लियर है। एनहाइड्रस ग्लूकोज। अब जो ये एनहाइड्रस ग्लूकोज है इसका मतलब क्या है, एनहाइड्रस ग्लूकोज मतलब ऐसा ग्लूकोज जो पाउडर्ड फॉर्म में है प्लस उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ना हो। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 13.5 ग्राम होना चाहिए, ताकि अब देखो शुगर का अमाउंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तभी आपको बताया कि ओआरएस आप जब भी लेते हैं तो वो कैसा लगता है, उसका जब मैक्सिमम टेस्ट आता है वो कैसा आता है, सुगरी आता है। ठीक है, स्वीट टेस्ट आता है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे ग्लूकोज का अमाउंट मैक्सिमम है 13.5 ग्राम। ओके, फैसिलिटेट द सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये हमारा शुगर क्या कर रहा है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है जो हमारे डायरिया के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग के थ्रू लॉस हुआ है जितना भी, उसे रिकवर करने के लिए वाटर और हमारे सोडियम वापस हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो, मतलब वो डायरिया मतलब हमारे जो स्टूल्स है उसमें ना जाके हमारे दोबारा बॉडी में वो वापस आ जाए, जो भी सोडियम लॉस होने वाला है या वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, डायरिया में होता क्या है, वहां पर स्टूल जो होता है वो वाटरी स्टूल होता है ना, तो वो हम नहीं चाहते। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म है, जैसे कि हम देख सकते हैं द ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, किस तरीके से ये वर्क करता है ओआरएस, है ना। अब हम जानेंगे, जब तक हम बच्चे थे तो हमें ये लगता था ठीक है ओआरएस हम क्या करते हैं, वॉमिटिंग हो रही है या फिर डायरिया हो रहा है तो हम वहां पर ओआरएस ले रहे हैं, बट हाउ इट वर्क्स इन अवर बॉडी। ठीक है, इनसाइड अवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में किस तरीके से वर्क कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो ग्लूकोज है, द मैजिक ऑफ ओआरएस लाइज इन द SGLT1 ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो जो ये मैजिक है हमारे ओआरएस का वो किस में छिपा हुआ है, इस हमारे ट्रांसपोर्टर में, जिसका नाम है SGLT1। ठीक है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्लियर है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब a molecule of sodium is pulled along with it। तो जितने भी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे उसके साथ साथ हमारे ये जो सोडियम आयंस है ये भी क्या हो जाएंगे, उसके साथ साथ एब्जॉर्ब होते जाएंगे। ठीक है, दिस क्रिएट्स एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो इससे क्या होगा, एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब कि ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस क्रिएट होगा। दैट ड्रेक्स, ये क्या करेगा, ड्रेक्स वाटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जिधर सोडियम जाता है, हमेशा याद रखें, जिधर सोडियम आयन जाएगा, जिधर ग्लूकोज जाएगा, उधर ही हमारा वाटर भी फॉलो अप करता है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट इसीलिए डेवलप किया गया इंटेंशनली, ताकि जो वाटर है वो हमारे इन आयंस को फॉलो करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस आए, है ना, जो कि लॉस हो रहा था ड्यूरिंग द डायरिया और वॉमिटिंग। क्लियर है, हम नहीं चाहते हमारा वाटर लॉस हो। ठीक है, ठीक है। रीहाइड्रेटिंग द पेशेंट इवन ड्यूरिंग एक्टिव डायरिया। तो ये क्या करता है, इस तरीके से रीहाइड्रेटिंग में हेल्प करता है, रीहाइड्रेशन करता है हमारी बॉडी को ड्यूरिंग द सीवियर डायरिया या एक्टिव डायरिया। मतलब डायरिया हो रहा है बट हाँ हम वहां पर ओआरएस ले रहे हैं ताकि ये वाटर रीअब्सॉर्ब होता रहे हमारी बॉडी में। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। क्या कंडीशन होती है प्रिपरेशन की और क्या स्टोरेज कंडीशन चाहिए हमें। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे होती है, मेथड होता है डिसॉल्व 1 पैकेट इन एग्जैक्टली 1 फिल्टर ऑफ क्लीन बॉइल्ड एंड कूल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें मतलब ऐसे वाटर में इसे डिसॉल्व करना है जो प्रॉपर बॉइल्ड हो, कूल्ड हो, यानी फिल्टर्ड हो, उसमें खुद इम्प्योरिटीज पहले से इम्प्योरिटीज ना प्रेजेंट हो, तो ये चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, अब उसमें हमने डिसॉल्व कर लिया और फिर हमें इनटेक करना है। ओके, क्लियर है। अब उसमें मेंशन होते हैं, डायरेक्शन दिए होते हैं कि किस तरीके से आपको इस जो भी हमारा प्रोडक्ट है यूज करना है।
स्टोरेज कंडीशन क्या चाहिए होती है, वंस प्रिपेयर्ड, एक बार आपने इस तरीके से ORS प्रिपेयर कर लिया, डिजोल्व करके रख लिया, ठीक है, दिस सॉल्यूशन मस्ट बी यूज विद इन द 24 आवर्स। ये जो ORS सॉल्यूशन है ना, ये हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर यूज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने पूरा इसे स्टोर करके रखा और अगले दिन भी हम उसी डिजोल्व ORS को हम यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। एनी लेफ्ट ओवर सॉल्यूशन आफ्टर द 24 आवर्स शुड बी डिस्कार्डेड टू अवॉइड द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हमें उसे डिस्कार्ड क्यों करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपोज इन्वायरमेंट में माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो सकती है उस हमारे ORS सॉल्यूशन में। तो वो बेनिफिट देने के बजाय क्या होगा, मतलब हमें नुकसान करेगा, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या सीवियर डिसीज भी हो सकती है एक बार अगर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुई। क्योंकि हमें पता है कि जब हम उस ORS सॉल्यूशन को लेंगे तो उसके साथ साथ माइक्रोब्स हमारे गट में जाएंगे और फिर हमारी गट हेल्थ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी और फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। विद इन 24 आवर अगर हम यूज कर लेते हैं, दैट्स ओके। नेक्स्ट एक कॉशन। कॉशन यानी प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम ORS जैसे प्रिपरेशन को यूज कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, फ्लेवर अच्छा होता है। वो सिर्फ पेशेंट के कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है, ना कि वो आपके बोल सकते हैं कि इंजॉय के लिए है, ठीक है। ORS अच्छा लगता है, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक फ्लेवर आता है ना, उसमें ऐसा कोल्ड ड्रिंक वाला टेस्ट आता है अगर एकदम चिल्ड वाटर में डिजोल्व करके पिया जाए। लेकिन ये चीजें भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिनल पर्पज से प्रिपेयर की गई है, ना कि आपके टेस्ट के लिए। तो क्वेश्चन यही है, डू नॉट बॉयल द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग द पाउडर। पहली बात तो इस जो भी सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ORS का, आपने हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर में यूज किया और फिर कूल करके आपने यूज कर लिया, लेकिन आपने सोचा चलिए मतलब कुछ टाइम बाद हम उसे दोबारा हीट करना चाहते हैं, दोबारा गर्म पानी में पीना चाहते हैं। तो ये नहीं करना है कि पाउडर ऐड करने के बाद हीट करो, बॉइल करो आप वाटर को, दैट्स नॉट गुड, एज इट मे चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द शुगर एंड सॉल्ट। इससे क्या होगा, उसका कंपोजिशन पैटर्न चेंज होगा, वो हमारे सॉल्ट शुगर क्या हो सकते हैं, अदर आयंस में ब्रेक होके अदर सिवियरिटी कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। क्या पता वहां पर कोई और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से अवॉइड करना है बॉइलिंग आफ्टर डिसॉल्विंग द पाउडर इनटू द वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो ये तो था हमारा ORS वाला पार्ट, जो कि बहुत ही इजी था, इससे ज्यादा उसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। ORS क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए बस। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिजियोलॉजिकल, अगेन यहाँ पर फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जो फ्लूइड है, ठीक है, उसमें भी एसिड बेस बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो बैलेंसिंग कैसे होती है नेचुरली हमारी बॉडी में, द ह्यूमन बॉडी मेंटेन द ब्लड pH विद इन अ वेरी नैरो रेंज 7.35 टू 7.45। मतलब कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है लाइक ब्लड, ठीक है, उसका pH हमें पता होता है न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल कितना होता है, जो कि आप को पता होना चाहिए कि इसकी रेंज होती है, कितना मेंटेन करके रखता है, 7.35 टू 7.45, ठीक है। दिस इज वाइटल बिकॉज एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक processes are highly sensitive to the pH changes। ये pH मेंटेन करना क्यों जरूरी है हमारे ब्लड के लिए, बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर अवर एंजाइम्स एक्टिविटी। जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, रिसेप्टर्स हैं और हमारे अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, वो क्या है, उन सभी को एक फिक्स पीएच चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें वो एक्टिव रहें, ठीक है। और जब ये डिस्टर्बेंस अगर होती है, पीएच डिस्टर्ब होता है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फ्लूइड का, तो वहां पर ये अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाते, फिर हमें डिसीजेस होती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन, ऐसे फैक्टर्स हैं। हमारी बॉडी खुद क्या करती है, हमारी बॉडी बैलेंस करके रखती है अपने फिजियोलॉजी को, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क करती रहे पूरे टाइम। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती हैं। अगर हम कुछ ऐसा खा पी लेते हैं जिससे हमारी बॉडी के फ्लूइड का पीएच चेंज हुआ, अब उस चेंज की वजह से फिर सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, बट
आवर बॉडी हैव सेंसिटिविटी, वो हमारी बॉडी में सेंसिटिविटी है कि वो खुद बैलेंस करने की पूरी कोशिश करती है अगर ऐसा कुछ भी अप्स डाउन होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होते हैं रेगुलेशन के, कैसे बॉडी अपने इस पीएच को मेंटेन रखती है ना, तो वो मेथड्स हमें पता होने चाहिए क्या मैकेनिज्म होता है। द बॉडी यूजेस 3 प्राइमरी सिस्टम्स टू कंट्रोल द पीएच, बॉडी 3 हमारे प्राइमरी सिस्टम्स यूज करती है अपने बॉडी के पीएच को कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है बफर सिस्टम, ठीक है। बफर सिस्टम यानी कि ये होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, ठीक है। इंस्टेंटेनियस तुरंत होना मतलब कि जैसे ही बॉडी का कुछ भी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, पीएच अप डाउन हुए, तो पहला सिस्टम है बफर सिस्टम में जैसे कि बाइकार्बोनेट बफर। बाइकार्बोनेट बफर्स होते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर, ये हमारे सेल के बाहर के जो बफर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड, जो कि एक होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड सेकेंड वन इज द सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक, तो ये हमारे सेल के बाहर के एनवायरनमेंट का पीएच मेंटेन करके रख रहे हैं, क्लियर है। NaCO3 है ना, क्लियर है। सेकंड बफर होता है हमारा फॉस्फेट बफर। ये क्या है, ये बफर्स आपको पता है ना, बफर्स हम पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या करते हैं, चेंज इन पीएच को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मतलब अगर पीएच चेंज हो रहा है तो बफर ऐड करने से हम उस पीएच चेंज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं ना, कुछ टाइम के लिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बफर है हमारा फॉस्फेट बफर। जो फॉस्फेट बफर है प्राइमरली एक्टिव इन द रेनल ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा पूरा नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। और हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि हमारे सेल के अंदर का जो सिस्टम होता है, पीएच होता है, वहाँ ये मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वन है हमारा है प्रोटीन हीमोग्लोबिन बफर। प्रोटीन हीमोग्लोबिन बफर यानी प्रोटीन्स हैव एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन्स होते हैं इनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं, है ना। जैसे कि पता है जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड होते हैं उनमें बेसिक ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और एसिडिक ग्रुप यानी कि COOH भी प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस वजह से दोनों ग्रुप इनके पास प्रेजेंट होने की वजह से दैट कैन सोक अप और रिलीज द H+ आयन। ये मतलब H+ आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में एसिडिटी मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट अगर हो रहा है तो एसिडिक इन्वायरमेंट है तो बेसिक चीजें चाहिए, है ना, बेसिक कोई भी कंपोनेंट चाहिए, तो ये क्या करेंगे, H+ आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि सोक कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि वहां पर एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, है ना। और ऐसे ही अगर मान लेते हैं बेसिक इन्वायरमेंट ज्यादा हो गया, अल्कलाइन मीडियम हो गया बॉडी की फिजियोलॉजी का, तो वहां पर ये इनके पास पावर होती है, इन पे है कि H+ आयन डोनेट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे कंडीशन को। तो दोनों कंडीशन में ये सुटेबल है, ठीक है, ओके, क्लियर है। हीमोग्लोबिन स्पेसिफिकली हेल्प्स बफर H+ आयन जनरेटेड ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो मेनली इस टाइम पर ये एक्टिव रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ये तो था हमारा बफर सिस्टम, अगर हमारी बॉडी का पीएच क्या होता है, चेंज होता है ना। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है इसे मिनट्स मतलब कुछ मिनट लगते हैं एक्टिव होने में, चीज़ों को बैलेंस करने में, ठीक है। और जो हमारा अभी देखा हमने बफर सिस्टम, वो इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत वर्क करता है, ठीक है, तुरंत बैलेंसिंग में लग जाता है। अब जो ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है, द लंग्स कंट्रोल CO2 लेवल। ये लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हो गया तो मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इट ट्रिगर्स फास्टर ब्रीथिंग। अब फिर क्या होगा, जब ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया हमारी बॉडी का, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब ज्यादा है, तो उसे कैसे हम कॉम्बैट करेंगे, हम कह सकते हैं कॉम्बैट करना, या फिर आप बोल सकते हैं बैलेंस कैसे करेगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, फास्टर ब्रीथिंग स्टार्ट कर देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए, है ना, टू ब्लो ऑफ द एसिडिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। लो कार्बन डाइऑक्साइड स्लोज द ब्रीथिंग टू रिटेन इट। और अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है तो हम नहीं चाहते कार्बन डाइऑक्साइड अब बाहर जाए, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट
नहीं है, अभी बेसिक हो रहा है कंडीशन, बेसिक हो रही है कंडीशन, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हम ब्रीथिंग रेट थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा रीनल मैकेनिज्म। जो रीनल मैकेनिज्म है आवर्स टू डेज, मतलब कि इसे घंटों से दिन तक का टाइम लग जाता है बैलेंसिंग करने में। द किडनी एक्सक्रीट द H+ आयन इनटू द यूरिन। हमारी किडनी क्या करेगी, H+ आयन रिलीज कर देगी यूरिन में एंड रीअब्सॉर्ब कर लेगी बाइकार्बोनेट को इनटू द ब्लड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। अगर एसिडिटी मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया है तो क्या करेगी, H+ आयन को बॉडी से बाहर करेगी और बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करती रहेगी ताकि बेसिक एनवायरनमेंट हो सके, है ना। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म से क्या करती है, हमारे एसिडिक बेसिक एनवायरनमेंट को बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये 3 हमारे सिस्टम्स हैं एसिड बेस बैलेंसिंग के लिए, नेचुरली हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं। ओके, क्या क्लिनिकल इम्बैलेंस मतलब क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से इस तरह की बैलेंसिंग की नीड है। ओके, पहला तो एसिडोसिस। एसिडोसिस यानी हमारे ब्लड पीएच क्या हो गया है, 7.35 से कम हो चला गया है, बहुत डाउन हो रहा है। कैन, अब इसे मैनेज कैसे करेंगे, कैन बी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से, टू मच कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर, मतलब हो सकता है ऐसा। एसिडोसिस क्यों होगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म की वजह से, यानी कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, या फिर मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट हो गया है ना, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, एक्सेस एसिड प्रोडक्शन हो रहा है तो एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी। अगर हो सकता है दूसरी कंडीशन हो एल्कलोसिस। एल्कलोसिस यानी कि जब पीएच हमारा बेसिक जा रहा है, यानी 7.45 से ग्रेटर देन। ठीक है, इट कैन बी ड्यू टू द रेस्पिरेटरी कंडीशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाइपर वेंटिलेशन। बहुत ज्यादा वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो गया है तो मतलब बेसिक एनवायरनमेंट होने लगेगा बॉडी का। ठीक है, और मेटाबॉलिक रीजन भी हो सकते हैं, लॉस ऑफ एसिड्स, एग्जांपल सीवियर वॉमिटिंग, है ना। सीवियर वॉमिटिंग की वजह से एसिड का लॉस हो रहा है तो एल्कलोसिस जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में बैलेंसिंग के लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स ऑलरेडी देखे। पहला बफर सिस्टम, सेकंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड थर्ड है हमारा रेनल मैकेनिज्म। क्लियर है। तो इस तरीके से बॉडी क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और ये सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।